ठीक बा। जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक भूमिका की अवधारणा के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी हैं। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको उपयोगी लगे उसे आप साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि भूमिका की अवधारणा क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम मानवशास्त्री राल्फ लिंटन के द्वारा 1936 में अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ मैन में किया गया है। राल्फ लिंटन ने भूमिका शब्द का प्रयोग व्यक्तियों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न कार्यों के लिए किया था। उनका ये कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में एक अपना पद या स्थान होता है और उस पद के अनुरूप जो वह कार्य करता है उसे ही भूमिका या फर्ज कहा जाता है। कहने का आशय यह है कि भूमिका का मतलब एक ऐसे कार्य से होता है जो कि व्यक्ति समाज में जो उसका जो पद है, जो स्थान है, उस सामाजिक पद के अनुरूप जो वह कार्य करता है उसे हम मोटे तौर पर भूमिका कहते हैं, उसे हम रोल कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति परिवार के अंतर्गत किसी का भाई है तो किसी का पिता भी है। वह व्यक्ति जो भाई या पिता है वो परिवार में पिता के रूप में, भाई के रूप में जो भी कार्य करता है उसे ही हम उसकी भूमिका कहते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक कार्य निश्चित रूप से भूमिका होती है। कौन सा कार्य भूमिका है और कौन सा कार्य भूमिका नहीं है, इसका अर्थ हम लोग अभी आगे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इतना जानते रहें कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में एक अपना स्थान होता है या उसका एक अपना पद होता है, जो वह चाहे वो समाज के द्वारा उसको मिला हुआ होता है या फिर वो अपनी व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता, परिश्रम के द्वारा उसने प्राप्त किया होता है। चाहे वो पद प्रदत्त हो या फिर चाहे वो पद अर्जित हो, अनिवार्य रूप से उस पद के साथ कुछ न कुछ कार्य, कुछ न कुछ उत्तरदायित्व निर्धारित होते हैं। उन्हीं कार्यों को, उन्हीं उत्तरदायित्वों को पूरा करने को हम लोग उसकी भूमिका कहते हैं, उसकी भूमिका से जोड़ करके देखते हैं। तो इस तरह से जो भूमिका की जो अवधारणा है वो व्यक्ति के द्वारा जो निर्धारित पद है, उस पद से जुड़े हुए जो उसके कार्य हैं उन्हीं को हम भूमिका कहते हैं। भूमिका जो है वो परिस्थिति का एक गत्यात्मक पहलू होता है, यानी एक डायनेमिक एस्पेक्ट होता है, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं परिस्थिति और भूमिका वास्तव में एक सिक्के के दो पहलू की तरह से होते हैं। दोनों एक दूसरे को समान रूप से प्रभावित करते, यानी परिस्थिति की जो अवधारणा है वो भूमिका के साथ जुड़ी हुई है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं और वास्तव में दोनों एक दूसरे को समान रूप से ही प्रभावित करते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से एक परिस्थिति होती है जो पद समाज के द्वारा या उसके व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता के द्वारा प्राप्त किया गया होता है और इस पद के अनुरूप अनिवार्य रूप से कुछ न कुछ कार्य, उत्तरदायित्व या कर्तव्य निर्धारित होते हैं। उन्हीं कार्यों को, उत्तरदायित्वों को, कर्तव्यों को पूरा करने की जो व्यवस्था है उसी को हम लोग भूमिका से संबोधित करते हैं। यानी भूमिका और परिस्थिति की जो अवधारणा है, जो पहले वाले वीडियो में आपने परिस्थिति के बारे में सुना होगा, तो परिस्थिति और भूमिका दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं
और दोनों एक दूसरे को समान रूप से प्रभावित करते हैं। और शायद इसीलिए राल्फ लिंटन ने कहा था कि भूमिका परिस्थिति का एक गत्यात्मक पहलू है और भूमिका और परिस्थिति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह से हैं। कहने का आशय यह है कि व्यक्तियों के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं, यहाँ पर यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तियों द्वारा जितने भी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, उन तमाम प्रकार के कार्यों को हम भूमिका की श्रेणी में नहीं रख सकते। यानी व्यक्ति के द्वारा जो किए जाने वाले जो सभी कार्य हैं वो भूमिका के अंतर्गत नहीं आते। जैसे बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, अपराध करते हैं, तो उनके इस कार्य को, चोरी करने को, डकैती करने को या हत्या करने को हम भूमिका नहीं कह सकते। जैसे हम लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं तो भोजन करना भी भूमिका के अंतर्गत नहीं आता है। एक व्यक्ति एक सामान्य कार्य करता है तो उस कार्य को ही हम भूमिका कहते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति सामाजिक नियमों या कानूनों के द्वारा या फिर समुदाय की अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके जो कार्य करता है उसे ही हम भूमिका कहते हैं। यानी व्यक्तियों के द्वारा जितने भी प्रकार के कार्य किए जाते हैं वे सभी कार्य भूमिका की श्रेणी में नहीं आते। केवल भूमिका से हमारा आशय व्यक्ति के उन कार्यों से होता है जो किसी पद के अनुरूप या फिर किसी सामाजिक नियम और कानूनों की अपेक्षा को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। जैसे माता पिता के द्वारा बच्चों को प्यार करना एक सामाजिक भूमिका है, लेकिन अपने माता पिता का अपमान करना ये भूमिका नहीं है। कहने का मतलब ये दूसरा वाला जो कार्य है वो भूमिका के अंतर्गत इस कारण से नहीं आता है कि इस तरह का कार्य समाज के आदर्शों या अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। तो मोटे तौर पर इतना हम जानते रहें कि भूमिका का संबंध सामाजिक परिस्थिति से होता है और सामाजिक परिस्थिति से जुड़े हुए जो कार्य हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, उन्हें ही हम भूमिका से संबोधित करते हैं। यानी व्यक्ति के सभी कार्य भूमिका नहीं है, बल्कि केवल और केवल व्यक्ति के उन कार्यों को हम उसकी भूमिका से जोड़ सकते हैं जो कि व्यक्ति सामाजिक नियमों, कानूनों या समाज की अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके करता है। भूमिका को परिभाषित करते हुए ब्रूम एवं सेल्जनिक ने लिखा है कि भूमिका को व्यवहार के ऐसे प्रतिमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विशिष्ट सामाजिक पद से जुड़ा हुआ होता है। यानी यहाँ पे ब्रूम और सेल्जनिक का ये मानना है कि भूमिका जो है वो व्यक्ति का एक ऐसा व्यवहार है, एक ऐसा कार्य है जो कि विशिष्ट सामाजिक पद से जुड़ा हुआ होता है। यानी भूमिका व्यक्तियों के व्यवहार की एक प्रणाली का नाम है। जो कोई व्यक्ति एक पिता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, ग्राहक के रूप में या समाज सुधारक के रूप में जो व्यवहार करता है उसी को हम उसकी भूमिका कहे जाते हैं या भूमिका कहते हैं। तो इस तरह से ब्रूम और सेल्जनिक की परिभाषा के आधार पर हम भूमिका के दो रूपों का उल्लेख कर सकते हैं। इसमें से पहला है आदर्श भूमिका और दूसरा है वास्तविक भूमिका। यानी एक आइडियल रोल है और दूसरा है एक्चुअल रोल। तो इस आदर्श भूमिका और वास्तविक भूमिका के रूप में भूमिका के दो स्वरूप हो सकते हैं, दो रूप हो सकते हैं। आदर्श भूमिका वह होती है जो समाज के द्वारा किसी व्यक्ति से अपेक्षित होती है। यानी आपके जिस तरह के कार्य और उत्तरदायित्व की समाज आपसे अपेक्षा करता है और उस अपेक्षा के अनुरूप जो आप कार्य करते हैं वो आपकी आदर्श भूमिका होती है। यानी समाज के द्वारा व्यक्ति से जिस तरह के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, जिस तरह के कार्य की उम्मीद की जाती है, उसी तरह के कार्यों को करने को हम उसकी आदर्श भूमिका कहते हैं। जैसे समाज यह अपेक्षा करता है कि लोग अपने माता पिता का सम्मान करें,
अतिथियों की सेवा करें और बड़े छोटे का लिहाज करें। तो यानी लोगों के साथ प्रेम, बंधुत्व और सहयोग के साथ व्यवहार करें। तो अगर व्यक्ति जो है वो इसी तरह का व्यवहार करता है जैसा कि समाज उससे अपेक्षा करता है, तो उसे हम उसकी आदर्श भूमिका कहते हैं। दूसरा है इसमें वास्तविक भूमिका। वास्तविक भूमिका वह है जो किसी विशेष परिस्थितिवश व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करता है। यानी वास्तविक भूमिका का संबंध सामाजिक वातावरण एवं कर्ता के व्यक्तित्व से होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व जैसा होगा वह वैसा ही व्यवहार करे। जैसे छुआछूत की भावना से हटकर व्यवहार करना एक आदर्श भूमिका है। लेकिन व्यवहार में अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग छुआछूत में विश्वास करते हैं, जातिवादी होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है वो आदर्श भूमिका, उसकी जो आदर्श भूमिका है और उसकी जो व्यवहारिक भूमिका है यानी उसकी जो वास्तविक भूमिका है, उन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। और कभी कभी जो है वो इन दोनों में टकराव भी होता है। यानी जो आदर्श भूमिका है, समाज जैसा अपेक्षा करता है, उस अपेक्षा के अनुरूप हम कार्य और व्यवहार नहीं कर पाते हैं। अपने व्यक्तित्व और अपने मूल भावनाओं के आधार पर हम उनसे प्रभावित होकर के जो है वो आदर्श भूमिका के विपरीत हम भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति की जो भूमिकाएं हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं, दो उसके स्वरूप हो सकते हैं। एक आदर्श भूमिका जैसी कि समाज उससे अपेक्षा करता है, उस तरह की भूमिका, और वास्तविक भूमिका जिसमें वो अपने स्वतंत्र इच्छा के आधार पर, अपने स्वार्थ के आधार पर वो उस परिस्थिति से जुड़े हुए कार्यों को करता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भूमिका की अवधारणा तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से संबंधित होती है। यानी भूमिका की अवधारणा को हम तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में समझने की एक कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की भूमिका कभी भी अपने आप में संपूर्ण नहीं होती। भूमिका को तुलनात्मक ढंग से दो स्तरों पर समझा जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की भूमिका को हम समान स्थिति वाले व्यक्ति की भूमिका से तुलना कर समझ सकते हैं, या फिर उस व्यक्ति की विशेष स्थिति में को ध्यान में रखते हुए हम उसकी भूमिका को समझ सकते हैं। यानी व्यक्ति की जो भूमिका है वो दो अर्थों में समझी जाती हैं। एक तो उस तरह की जो भूमिका जो दूसरे लोग निर्वहन कर रहे हैं उसके आधार पर तुलना करके हम ये समझ सकते हैं कि वो अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक प्रकार से कर रहा है या नहीं कर रहा है, अथवा उस व्यक्ति की जो विशेष परिस्थिति में जो उसकी स्थिति है उसको ध्यान में रख करके उसकी भूमिका को जाना जा सकता है, उसकी भूमिका को समझा जा सकता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भूमिका के बारे में ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति की भूमिका को मात्र हम दूसरे व्यक्ति की भूमिका के संदर्भ में ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते। उसे समझने के लिए हमें उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति को भी ध्यान में रखना होता है, जो वास्तव में भूमिका का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसे किसी मुख्यमंत्री की भूमिका को हम मात्र दूसरे मुख्यमंत्री की भूमिका के संदर्भ में नहीं समझ सकते, क्योंकि हर प्रदेश की एक अपनी स्थिति होती है और उस प्रदेश का एक अपना मुख्यमंत्री होता है और उसकी अपनी एक अलग स्थिति होती है, और वो जिस तरह की भूमिका का निर्वहन करता है वो अपनी परिस्थिति, अपने सामाजिक स्थिति को ध्यान में रख करके वो भूमिका का निर्वहन करता है। इस कारण से अक्सर आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग जो मुख्यमंत्री हैं उन अलग अलग मुख्यमंत्रियों की जो भूमिकाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं या होती भी हैं। भूमिका के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह एक संबंधात्मक शब्द है। यानी जो भूमिका जो शब्द है वो एक रिलेशनल टर्म है, यानी एक संबंधात्मक भूमिका है।
अर्थात जब हम लोग भूमिका की बात करते हैं तो जब भी कोई व्यक्ति किसी भी रूप में अपनी भूमिका को निभाता है तो वह दूसरे की भूमिका को ध्यान में रख कर के ही ऐसा करता है। यानी भूमिका के साथ एक दूसरे व्यक्ति की भूमिका भी जुड़ी हुई होती है और इसी कारण से इसे हम भूमिका को हम एक संबंधात्मक पहलू भी कहते हैं। जैसे अगर एक उदाहरण के द्वारा हम इस तथ्य को समझने का प्रयास करें तो डॉक्टर की भूमिका का संबंध रोगी की भूमिका से है। यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं है तो उस व्यक्ति के संदर्भ में डॉक्टर की भी कोई भूमिका नहीं होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भूमिका जो है वो एक दूसरे की भूमिका के साथ जुड़ी हुई। अगर आप रोगी नहीं हैं तो आपके लिए डॉक्टर भी नहीं, यानी डॉक्टर है तो उसके लिए कोई रोगी भी होगा और अगर रोगी है तो उसके लिए कोई ना कोई डॉक्टर भी होगा। और इसी कारण से हम लोग भूमिका की अवधारणा को एक संबंधात्मक शब्द के रूप में, एक संबंधात्मक पहलू के रूप में इसको देखते हैं और इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भूमिका के वर्गीकरण की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा की तरह से ही भूमिका जो है वो भी दो प्रकार की होती है। एक भूमिका होती है आरोपित भूमिका या प्रदत्त भूमिका और दूसरी होती है अर्जित भूमिका, या जिसको आप जैसे सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा का अध्ययन करते हुए आपने पढ़ा होगा कि परिस्थिति भी दो प्रकार की होती हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। तो ठीक उसी तरह से चूँकि जो भूमिका की जो अवधारणा है वो सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई होती है, परिस्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और इसी कारण से सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप ही भूमिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक आरोपित भूमिका और दूसरे को हम लोग अर्जित भूमिका कह सकते हैं। यानी जो भूमिकाएं हम स्वाभाविक रूप से समाज का सदस्य होने के नाते हमें निभानी पड़ती है वो आरोपित भूमिकाएं हैं। जैसे किसी व्यक्ति को भूमिका के रूप में भाई या पिता के रूप में या देश के किसी अधिकारी कर्मचारी या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में निभानी पड़ती हैं, तो ये भूमिकाएं उसकी जो हैं वो आरोपित भूमिकाएं कही जाएं। इसके विपरीत जो भूमिकाएं हम अपनी मेहनत, अपनी योग्यता से किसी स्थिति को प्राप्त करते हैं और उसके कारण निभाते हैं, तो उन भूमिकाओं को हम अर्जित भूमिकाएं कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई मंत्री है, कोई प्रोफेसर है या कोई जज की हैसियत है उसकी, उसका जो पद है और उस पद के अनुरूप वो जो विभिन्न प्रकार के कार्यों, दायित्वों का, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है, तो उसकी इस भूमिका को, उसके इस कार्य को हम लोग अर्जित भूमिका कहते हैं या अर्जित भूमिका माना जाएगा। प्रस्तुत भूमिका के वर्गीकरण के संबंध में एच.एफ. नैडल जो हैं उनका भी वर्गीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नैडल ने अपनी पुस्तक भी आप नोट कर ले, उनकी पुस्तक है द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इस पुस्तक में जो एच.एफ. नैडल हैं उन्होंने राल्फ लिंटन के वर्गीकरण को लगभग स्वीकार करते हुए उन्होंने भी समस्त प्रकार की भूमिकाओं को दो भागों में बांटा है। एक में उन्होंने संबंधात्मक भूमिका यानी रिलेशनल रोल और दूसरे को नॉन रिलेशनल रोल यानी गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में वर्गीकृत किया है। नैडल का कहना है कि संबंधात्मक भूमिका का संबंध हमेशा जो है वो पूरक भूमिका से होता है। जैसे किसी व्यक्ति का पति के रूप में भूमिका तभी संभव है जब उसकी कोई पत्नी हो, शिक्षकों की भूमिका तभी संभव है जब कोई विद्यार्थी हो। समाज में बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं होती हैं जो किसी अन्य भूमिका से जुड़ी हुई होती हैं और उनकी पूरक भूमिका की तरह से होती हैं और इस भूमिका को हम लोग संबंधात्मक भूमिका कहते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण किया उन्होंने गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में, इसके बारे में उनका कहना है कि समाज में कुछ ऐसी भी भूमिकाएं होती हैं जो कि संबंधात्मक भूमिका के विपरीत होती हैं
यानी जिनमें पूरक भूमिकाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी ये स्वतंत्र होती हैं। जैसे एक फकीर, एक साधु, एक कवि या एक विद्वान या एक वैज्ञानिक की जो भूमिका होती है वो किसी अन्य भूमिका के संदर्भ में नहीं निभाई जाती है, यानी ये स्वतंत्र भूमिकाएं होती हैं और इस कारण से हम इन्हें गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में उल्लेखित करते हैं या वर्गीकृत करते हैं। भूमिका के वर्गीकरण के संबंध में मिचेल बेंटन का भी जो दृष्टिकोण है वो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि बुनियादी भूमिका, सामान्य भूमिका और स्वतंत्र भूमिका के रूप में जो भूमिका का वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया है। तो आप इसको नोट कर लें कि ये जो वर्गीकरण है वो मिचेल बेंटन से संबंधित है। मिचेल बेंटन ने अपनी जो पुस्तक है रोल एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस में उन्होंने भूमिका को वर्गीकृत करते हुए इसे 3 भागों में बांटा है, जिसमें से पहला उन्होंने बुनियादी भूमिका, दूसरे को उन्होंने सामान्य भूमिका और तीसरे को उन्होंने स्वतंत्र भूमिका के रूप में वर्गीकृत किया है। तो इसको भी आप नोट कर लें क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अब हम लोग भूमिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। ऊपर जो हमने आपको भूमिका के बारे में सारी बातें बताई हैं, उन बातों के आधार पर आप भूमिका की कुछ विशेषताओं को समझ सकते हैं या उसका उल्लेख कर सकते हैं। इन विशेषताओं के द्वारा भूमिका की प्रकृति को ठीक प्रकार से जाना जा सकता है। जैसे कि पहली जो विशेषता इसकी आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होगी कि भूमिका जो है स्थिति का निर्धारण करती है और स्थिति भूमिका की, यानी भूमिका और परिस्थिति के बीच एक अन्योन्याश्रित संबंध होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, पूरी तरह से जुड़ी होती हैं और इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता है। भूमिका की दूसरी विशेषता है कि भूमिका यथार्थ से जुड़ी हुई होती, यानी सामाजिक भूमिका फिल्मी भूमिका की तरह से नहीं होती है, क्योंकि सामाजिक भूमिका जो है वो यथार्थ से जुड़ी होती है और काल्पनिक जो फिल्मी भूमिका होती है वो काल्पनिक भूमिका होती है। लेकिन जो सामाजिक भूमिका का निर्वहन हमारे आपके द्वारा किया जाता है उसका निर्वहन हम सामाजिक मानदंडों, मूल्यों को ध्यान में रख करके करते हैं, यानी सामाजिक जो भूमिका होती है वो वास्तविकता से जुड़ी होती है, काल्पनिकता से नहीं जुड़ी होती है। इसकी दूसरी विशेषता के रूप में, एक अन्य विशेषता के रूप में हम इस भूमिका की कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की एक से अधिक भूमिकाएं होती हैं, यानी जिस तरह से व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक परिस्थितियां होती हैं उसी तरह से, उसी प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक प्रकार की भूमिकाएं भी होती हैं और इनको हम समाजशास्त्री भाषा में भूमिका सेट यानी रोल सेट के नाम से जानते हैं। जैसे परिस्थिति, एक व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थिति होती है तो ठीक उसी तरह से जो भूमिका भी होती है, भूमिका भी एक व्यक्ति की एक से अधिक भूमिकाएं होती हैं और जिनको कि हम भूमिका सेट के नाम से संबोधित करते हैं। भूमिका की जो चौथी विशेषता है वो है सामाजिक भूमिका का जो है सामाजिक भूमिका समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती, यानी सामाजिक भूमिका कभी स्थिर नहीं होती है। समय और परिस्थिति में बदलाव होने के साथ साथ व्यक्ति की भूमिका में भी परिवर्तन आता है। तो इस तरह से आप इसको भी याद रखें कि जो सामाजिक भूमिका है वो स्थिर नहीं होती है, वो समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। सामाजिक भूमिका की अवधारणा की पांचवी विशेषता है कि भूमिका के 2 पहलू होते, एक आदर्श भूमिका और एक व्यवहारिक भूमिका। यानी सामाजिक भूमिका के 2 मुख्य पक्ष होते हैं, एक आदर्शात्मक पक्ष और दूसरा व्यवहारिक पक्ष। यानी व्यक्ति हमेशा समाज के आदर्शों के अनुसार ही कार्य नहीं करता है,
बल्कि अपनी सुविधाएं और स्वार्थों को ध्यान में रख कर के भी काम करता है। तो इस कारण से उसकी भूमिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक आदर्श भूमिका और दूसरी वास्तविक भूमिका, जिसका हमने पहले आपको पहले इसका जिक्र किया जा चुका है। इसकी अगली विशेषता है कि सभी भूमिकाएं समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। यानी जो व्यक्ति की जो एक से अधिक भूमिकाएं होती हैं, उन अलग अलग भूमिकाओं को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। यानी सभी भूमिकाएं जो होती हैं वो स्वाभाविक रूप से एक समान महत्व उनका नहीं होता है। उसमें से कुछ भूमिकाएं जो हैं वो उसकी महत्वपूर्ण होती हैं, और जो सबसे आवश्यक भूमिका होती है उसे हम मूल भूमिका यानी की रोल से संबोधित करते हैं। यानी जो दो तरह की भूमिकाएं हुई, एक तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो सबसे आवश्यक भूमिका है उसे हम मूल भूमिका या की रोल कहते हैं, और जो भूमिकाएं आवश्यक रूप से या उतना महत्वपूर्ण नहीं होती हैं उन्हें हम सामान्य भूमिका या जनरल रोल भी कहते हैं। तो इस तरह से भूमिका के बारे में दो तरह की कॉन्सेप्ट क्लियर हुई, एक मूल भूमिका यानी की रोल और दूसरी सामान्य भूमिका या अंग्रेजी में हम लोग इसको जनरल रोल भी कहते हैं। भूमिका की जो अंतिम विशेषता है, सातवीं विशेषता है, वो ये है कि भूमिका स्थिति की व्यवहारिक पहलू का नाम। यानी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि व्यक्ति जो है वो हमेशा समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप ही कार्य नहीं करता है, बल्कि वो अपने सुविधाओं और स्वार्थों को ध्यान में रख कर के भी कार्य करता है। इसलिए भूमिका को हम व्यवहारिक पहलू से भी देखते हैं। यानी यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो इसका जो व्यवहारिक पक्ष है वो इतना महत्वपूर्ण पक्ष है कि जिसके अभाव में हम वास्तव में सामाजिक भूमिका की जो वास्तविकता है उसको ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते। तो इस तरह से आप सामाजिक भूमिका की इन 6-7 विशेषताओं के द्वारा आप भूमिका के कॉन्सेप्ट को, भूमिका की अवधारणा को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक भूमिका से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे। सामाजिक भूमिका की अवधारणा से जुड़ी हुई कुछ अन्य अवधारणाएं भी हैं जिनको कि परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं, और इनको भी जानना जरूरी होता है। जैसे कि एक जो महत्वपूर्ण अवधारणा है भूमिका सेट की या स्थिति सेट की। स्थिति सेट और भूमिका सेट की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट के मर्टन से जुड़ी हुई है। तो ये आप इसको नोट कर लें कि स्थिति सेट, स्टेटस सेट एंड रोल सेट की जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो रॉबर्ट मर्टन की है। और रॉबर्ट मर्टन ने इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए ये बताया कि जब एक व्यक्ति के साथ एक से अधिक भूमिकाएं जुड़ी हुई होती हैं तो उसे हम भूमिका सेट कहते हैं, यानी रोल सेट कहते हैं, यानी भूमिका सेट या भूमिका समुच्चय कहते हैं। दूसरी जो अवधारणा है वो है सामाजिक दूरी की। तो सामाजिक दूरी की जो अवधारणा है वो इरविन गॉफमैन से जुड़ी हुई है, और उन्होंने इरविन गॉफमैन ने बताया है कि आधुनिक समाज में सामान्य तौर पर लोगों को एक से अधिक भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है, और जब कभी भी कोई व्यक्ति अपनी किसी भूमिका से ऊब जाता है या उसे कोई भूमिका अरुचिकर लगने लगती है तो वह उससे दूर होने की चेष्टा करता है, और इसे ही हम लोग सामाजिक दूरी कहते हैं। सामाजिक दूरी की भूमिका दूरी की अवधारणा कहते हैं। यानी भूमिका दूरी का आशय ये है कि जब कोई व्यक्ति जो उसकी जो भूमिका है उससे दूर होने की कोशिश करता है, उसका निर्वहन वो ठीक प्रकार से नहीं करता है, तो इसको हम भूमिका दूरी कहते हैं, यानी रोल डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कोई जो सफल चिकित्सक है या कोई वैज्ञानिक है, वो अपने पेशे से ऊब जाए, एक ही तरह का काम करने से करते करते वो अपने पेशे से ऊब जाए
और कुछ दिनों के लिए वो उस काम से विश्राम ले ले या अपने परिवार के साथ कहीं छुट्टी बिताने के लिए दूर किसी पर्यटक स्थल पर चला जाए, तो इसे हम भूमिका दूरी कह सकते हैं या भूमिका दूरी से संबोधित कर सकते हैं। भूमिका से जुड़ी हुई एक तीसरी महत्वपूर्ण अवधारणा है भूमिका तनाव की। भूमिका तनाव की जो अवधारणा है वो विलियम गुडे से जुड़ी हुई है। उनका ये कहना है कि सामान्य तौर पर लोग वही करना चाहते हैं जो उनके द्वारा करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है, हमेशा ऐसा संभव नहीं होता है। लोगों ने अपनी भूमिकाओं को निभाने में कभी कभी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इन कठिनाइयों के कारण से यानी जो उनकी जो भूमिका होती हैं, उनका उस भूमिका से जुड़े हुए जो उनके जो दायित्व होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, वो उनका निर्वहन वो कठिनाई से वो कर पाता है या उसको नहीं कर पाता है, और उसको करने में उसको स्वाभाविक रूप से उसको काफ़ी दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस कारण से उसको अपनी भूमिका के निर्वहन में उसको तनाव उत्पन्न होता है, और इसे ही विलियम गुडे ने भूमिका तनाव से संबोधित किया है। जैसे पुलिस का काम है अपराध पर नियंत्रण करना, लेकिन कभी कभी नेताओं या सरकारी जो उच्च अधिकारी हैं उनके दबाव में उन्हें कुछ अपराधियों को पीछे पड़ने से मना किया जाता है या उनको पकड़ने से रुकना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने ये समस्या हो जाती है कि वो कानून के द्वारा जो उनको पद मिला हुआ है उसके अनुरूप वो उनको काम करना चाहिए, या फिर वो अपने किसी बड़े अधिकारी या नेता को खुश करने के लिए जैसा वो कह रहे हैं उसके हिसाब से वो अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भूमिका को निभाने में यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है, एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, और इसे ही हम भूमिका तनाव कहते हैं। भूमिका से जुड़ी हुई एक अन्य अवधारणा है अभिनय की भूमिका की। ये अवधारणा जो है वो J.H. मीड से संबंधित है, और उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति किसी अन्य पात्र की भूमिका का अभिनय करता है, नाटक करता है, तो इसे हम अभिनय की भूमिका कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा महात्मा गांधी की भूमिका का निर्वहन किया जाए तो इसे हम अभिनय की भूमिका कहते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है दिखावटी या कृत्रिम भूमिका की, तो इसको भी आप याद रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अनुभव ये जो दिखावे की जो भूमिका है और जो अभिनय की भूमिका है दोनों को एक ही संदर्भ में देखते हैं। तो जो अभिनय की भूमिका है वो अलग है और जो दिखावे की या जो कृत्रिम भूमिका है वो अलग है। दिखावटी या जो कृत्रिम भूमिका है ये जो अवधारणा है वो लैमर्ट से संबंधित है। लैमर्ट महोदय ने कहा कि जब एक व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाने के लिए उसी से मिलती जुलती अन्य प्रकार की भूमिका प्रदर्शित करता है तो इसे हम कृत्रिम भूमिका कहते हैं। यानी कृत्रिम भूमिका का मतलब ये है कि एक ऐसी भूमिका जिसमें एक व्यक्ति जो उसकी जो वास्तविक स्थिति है उस स्थिति उसकी वास्तविक भूमिका को छिपाने के लिए उससे मिलती जुलती जो है वो भूमिकाओं का निर्वहन करता है। तो आप इसको याद रखें कि दिखावटी या कृत्रिम भूमिका ये जो अवधारणा है वो लैमर्ट की है और अभिनय की जो भूमिका है अभिनय की जो भूमिका की जो अवधारणा है वो J.H. मीड से संबंधित है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आशा है कि आप सामाजिक भूमिका और उससे जुड़ी हुई विभिन्न अवधारणाओं के बारे में ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे। अंत में हम कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में इसे दूर दूर तक शेयर करें। साथ में जो बेल वाला आइकन है जो घंटी वाला बटन है इसको ज़रूर टच करें जिससे जो मेरे आगे के वीडियो हैं वो आपको आपके पास लगातार पहुंचते रहें।